मजबूरियां हमेशा मजबूत बनाती हैं और परेशानियां जीवन जीना सिखाती हैं। नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज सबसे पहले उसकी कहानी से आपको रूबरू करवाएंगे जिसने समाज के बंधन तोड़ लिखी नई कहानी, और फिर बताएंगे कि आखिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में मायावती ने चली है कौन सी चाल, और आखिर में बताएंगे कि आतंकवाद के सरगना के अंत के बाद भारत की कैसे बढ़ सकती हैं मुसीबतें। इन सभी खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जेल से छूटने के बाद आरोपी ने फिर किया पीड़िता से गैंग रेप, वीडियो भी बनाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर से रेप की हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। इस वारदात में जो आरोपी की हैवानियत सामने आई है, वहीं न्याय व्यवस्था की भी पोल खोल कर रख दी है। आप पार्टी ने युवा विंग में किया संगठन विस्तार, संगठन के मुख्य पदों पर की गई नियुक्ति। आम आदमी पार्टी के युवा विंग प्रदेश अध्यक्ष नितिन जोशी ने आज आम पार्टी की कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए पार्टी के युवा विंग में विस्तार की जानकारी दी। वाराणसी के इतिहास में पहली बार गंगा घाट पर भ्रमण के लिए लगा टिकट। काशी के इतिहास में पहली बार गंगा घाट पर टहलने के लिए भी टिकट लेना पड़ा था। वाराणसी के नमो घाट पर 10 रुपए की टिकट की व्यवस्था की गई थी। ईपीएफओ खाता धारकों की हुई चांदी। भविष्य निधि संगठन से जुड़े लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब इस अहम सुविधा के लिए आपको ईपीएफओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। विभाग ने प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा को पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया है। जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा को 5 अगस्त तक समाप्त करने के दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा का 5 अगस्त को समापन हो सकता है। इस बात के संकेत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिए हैं। हेडलाइंस के बाद हम बढ़ते हैं हमारी वायरल वीडियो की तरफ। इंटरनेट की दुनिया में यूं तो रोज एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल होता रहता है, जिनमें से कुछ को देखकर खुद की आंखों पर ही यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ रहे हैं। वीडियो में एक साधु को खड़ी पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखा जा रहा है। वैसे तो ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर एक बार फिर हैरानी में पड़ रहे हैं। आप भी देख लीजिए वायरल वीडियो। เพิ่งเขาดูจับสลิงกับจับเสื้อกับที่ตายแหละ वायरल हो रहे इस वीडियो में एक साधु को एक पहाड़ी पर बड़े ही गजब तरीके से चढ़ते हुए देखा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जो लोगों को सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है। तो आपको बता दें कि वीडियो में साधु बिना सुरक्षा कवच के खड़ी पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखा जा रहा है। आपने कभी ना कभी लोगों को पहाड़ पर चढ़ते तो देखा ही होगा, जिसमें पूरी तरह से बंधे और सुरक्षित होने के बावजूद भी अच्छे खासे लोगों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन इस वीडियो में दिख रहे साधु को देखकर लोगों का चौंकना लाजमी है, जिसके बाद लोग उन्हें सुपर ह्यूमन तक कहने लगे हैं। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। कहते हैं कि दुनिया को बदलने का जज्बा उसी में होता है जो अपनी किस्मत को भी बदलना जानता है, वरना कमजोर लोग हमेशा समाज से डरकर कहीं पीछे छूट जाते हैं। आपने कई लोगों की कामयाबी के किस्से जरूर सुने होंगे, लेकिन आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वह बिल्कुल अलग है। हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्होंने काफी परेशानियों को झेलते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसके साथ ही उन्होंने किन्नर समाज के लिए भी एक मिसाल कायम की है। हम बात कर रहे हैं नव्या सिंह की, जो भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला हैं, जो मिस ट्रांसजेंडर क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी। वो बतौर अभिनेत्री, मॉडल और डांसर बॉलीवुड में काम कर रही हैं। आइए आज की हमारी पॉजिटिव रिपोर्ट में बताते हैं नव्या सिंह की मशक्कत भरी सफलता की कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो लड़के से लड़की बनी मॉडल। पिता को सच पता चला तो सदमे में चले गए। जेंडर चेंज के बाद जब गांव पहुंची
पहुंची तो देखने वालों की लग गई लाइन। जानिए कहानी बिहार की नव्या की, जो मॉडल बन 4 साल से मिस ट्रांस क्वीन की कर रही है ब्रांडिंग। समाज में अक्सर कई वर्ग के लोगों को अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है। ऐसा ही हाल ट्रांसजेंडर समुदाय का भी है, जिनकी फरियाद सुनने वाला आज भी कोई नहीं है। इस बीच हाल में ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम, पहचान और समाज में सम्मान के लिए ट्रांसजेंडर नव्या सिंह ने अपनी आवाज बुलंद की थी। बिहार के कटिहार में सिख परिवार में पैदा हुई नव्या आज देश की जानी मानी मॉडल, एक्टर और मिस ट्रांस क्वीन इंडिया ब्यूटी पैजेंट की ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ ही वो अपने समुदाय के लोगों के लिए आवाज उठाती हैं और समाज में उन्हें पहचान दिलाने की लड़ाई लड़ रही हैं। नव्या बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी जुड़ी हैं, इसीलिए वो चाहती हैं कि फिल्मों में ट्रांसजेंडर का रोल कोई पुरुष नहीं बल्कि उसी समाज के लोग करें। हाल ही में आई संजू लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में भी विजय राज किन्नर के रूप में नजर आए थे, जिस पर ट्रांस क्वीन नव्या ने सवाल उठाए थे। नव्या अपने बचपन के संघर्ष के बारे में भी बताती हैं कि वो पैदा लड़के के शरीर के रूप में हुई थी। नव्या अपने बचपन के संघर्ष के बारे में बताती हैं और वो कहती हैं कि जब वो पैदा हुई थी तो उनका शरीर लड़के का था, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और उसे खुद को अलग फील करने लग गए। उनकी आत्मा लड़की की है और बॉडी कहीं न कहीं एक लड़के की थी, पर इसे लेकर वो ज्यादा मुश्किलों का सामना करती नजर आई। बिहार के एक छोटे से गांव से थी और उस वक्त इन सब चीजों की एक्सेप्टेंस बिल्कुल जीरो थी। धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी, तब उनका बिहेवियर लड़कियों जैसा था। नव्या बताती हैं कि उन्हें पहली बार 12 साल की उम्र में ये रियलाइज हुआ कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। उनका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना सब लड़कियों की तरह था, जबकि उनके पापा को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन आज वो अपने संघर्ष के बाद और सामाजिक बंधनों को तोड़ने के बाद 12 साल हो गए हैं कि वो अपनी जिंदगी एक लड़की की तरह गुजार रही हैं। नव्या कहती हैं कि मुझे 2016 में इंडिया की लीडिंग मैगजीन ने पहला काम बतौर मॉडल ऑफर हुआ था, जिसके बाद उन्हें सावधान इंडिया में भी ट्रांस वुमेन मोना का लीड रोल मिला था। आगे बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आया जहां 2017 में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया ब्यूटी पैजेंट के बारे में उनको पता चला। ऑडिशन दिया। ये इंडिया का एकमात्र ट्रांस वुमेन ब्यूटी पेजेंट है जो पहली बार किया गया। इस पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, तब टॉप 5 प्रतिभागी बनी, जिसके बाद इस पेजेंट के लिए नव्या को ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया, जो पिछले 4 सालों से ज्यादा से इसकी ब्रांडिंग कर रही हैं। देखा जाए तो ये सफलता नव्या ने अपने दम पर हासिल की है। अगर एक वक्त पर वो समाज से डर जाती तो आज भी घुट घुट के जी रही होती, लेकिन उन्होंने समाज के बंधनों को तोड़ा और दुनिया को दिखाया कि जो उनकी असली पहचान है वो उसी पहचान के साथ कामयाब हो सकती है। और जब हर इंसान की अपनी पहचान है तो भला किन्नरों की या ट्रांस वुमेन की अपनी पहचान क्यों नहीं हो सकती। ऐसे में देखा जाए तो समाज के खिलाफ जाकर कुछ करने की हिम्मत हर कोई जुटा नहीं पाता है। इस काम के लिए बूता चाहिए। नव्या ने जो किया है वो उनके परिवार के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा होगा, लेकिन फिर भी अपने जीवन को बचाने का कोई और रास्ता नव्या के पास नहीं था। फिलहाल जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसीलिए नव्या आज समाज के बड़े समुदाय के लिए आवाज़ उठा पा रही हैं और लोगों के लिए मिसाल बन रही हैं। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक पर रुक कर लेते हैं अगली खबर का। देश के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों पक्ष ने अपनी कमर कस ली है। 6 अगस्त को देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज ट्वीट के जरिए एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। जाहिर है मायावती ने इससे पहले दलित आदिवासी समुदाय से आने वाली देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया था। इसमें किसी को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मायावती ने पार्टी की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए द्रौपदी को अपना समर्थन दिया था। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मायावती ने खोले अपने पत्ते। उपराष्ट्रपति चुनाव में मायावती ने विपक्ष को दिया झटका। क्या वाकई बीजेपी की बी पार्टी के रूप में काम कर रही है बसपा? जानिए अब जयंत चौधरी पर क्यों टिकी है सबकी नजरें।
6 अगस्त को देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। एनडीए की ओर से पश्चिम बंगाल की राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं विपक्ष ने उनके खिलाफ चुनाव में मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। लेकिन इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज ट्वीट कर एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि मायावती के इस ऐलान के बाद विपक्ष की ओर अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मायावती का ये कदम काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि इससे पहले राष्ट्रपति के चुनाव में भी मायावती ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। तो इसमें उन्होंने कहा कि उनका द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करना ना ही विपक्ष के खिलाफ है और ना ही बीजेपी या एनडीए को इसके जरिए सपोर्ट कर रही है, बल्कि उनका ये फैसला पार्टी की विचारधारा और उनके आंदोलन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू ऐसे आदिवासी समुदाय से आती हैं और यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो ने पार्टी की विचारधारा के तहत द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया है। हालांकि विपक्ष हमेशा से ही बीएसपी को बीजेपी की बी पार्टी बताता रहा है। यूपी में हाल में ही हुए रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में सपा ने इनडायरेक्ट रूप से बसपा की ओर से बीजेपी को समर्थन देने का आरोप लगाया है, तो वहीं उससे पहले राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में भी बसपा की ओर से 88 मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव में उतारने पर सपा के खिलाफ उनकी ये चाल को बताया था। मायावती का जगदीप धनखड़ को समर्थन देना विपक्ष को इसलिए भी शायद ना पचे क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में तो द्रौपदी मुर्मू चूंकि दलित आदिवासी समुदाय से थी, तो मायावती का उनको समर्थन देना जाहिर था। लेकिन जगदीप धनखड़ जाट समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में सबकी नजर इस बार अखिलेश यादव से हाथ मिलाने वाले जयंत चौधरी पर भी है, क्योंकि जयंत की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से जाटों की राजनीति करता रहा है। तो इसमें देखने वाली बात यह होगी कि क्या जयंत चौधरी अखिलेश यादव के खिलाफ जाकर जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देंगे या फिर चुनाव के समय हुई दोस्ती को लंबे समय तक ले जाने के प्रयास में जयंत जाट उम्मीदवार के खिलाफ वोट करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 6 अगस्त को देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। धनखड़ का राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय है। राष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। संसद में मौजूदा सदस्यों की संख्या 780 है, जिसमें से केवल बीजेपी के 394 सांसद हैं। जीत के लिए उनको कम से कम 391 वोटों की जरूरत होगी। जगदीप धनखड़ के बारे में आपको बताएं तो वो पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ एक प्रसिद्ध वकील भी रहे हैं। उन्होंने राजस्थान में जाट समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मायावती के इस फैसले के बाद विपक्ष में खलबली मचना जाहिर है, लेकिन बसपा पर काफी समय से ये आरोप लगता आ रहा है कि वो बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर काम करती रही है। ऐसे में मायावती का एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देना जरूर इस बात को हवा देगा कि मायावती क्या वाकई में पर्दे के पीछे रहकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं। इसके पीछे की वजह तो विपक्ष ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान ही बताई थी कि मायावती को अपनी संपत्ति को लेकर डर है कि कहीं जांच एजेंसियां उनके पीछे न पड़ जाएं। इसीलिए वो विधानसभा चुनाव के दौरान साइलेंट मोड में चली गई थी। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अमेरिका ने अपने एक बार और सबसे बड़े दुश्मन अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में घुसकर ड्रोन हमले में मार गिराया है। अमेरिका ने इस हमले की लिए खाड़ी के किसी देश ने अपने किलर ड्रोन को काबुल भेजा था और उसने निशाना बनाकर जवाहिरी को मार गिराया। इस पूरे खेल में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की। जनरल बाजवा और अमेरिकी सेना के एक शीर्षक जनरल के बीच फोन पर बातचीत के 48 घंटे बाद ही जवाहिरी को काबुल में ढेर कर दिया गया। अमेरिका की इस हरकत पर तालिबान समर्थक पाकिस्तान पर भड़के हुए हैं और वो पाकिस्तानी राजदूत को निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। मगर बड़ी बात यह है कि इस बीच पाकिस्तान और अमेरिका के बीच बढ़ती दोस्ती ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। कैसे, आइए समझते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। अलकायदा सरगना की मौत से घिर गया है पाकिस्तान। क्या बाजवा के धोखे से अमेरिका को मिली है इस सफलता? तालिबान लाल पाकिस्तान की शामत पर अमेरिका की बल्ले बल्ले। मगर सवाल कि क्या पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती से भारत की बढ़ेगी चिंता?
अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत से पाकिस्तान गिर गया है। पूरी दुनिया में उस बात की खुशी है कि चलो एक और आतंकवादी ढेर हुआ। तालिबान समर्थकों का लेकिन कहना है कि जवाहिरी को पाकिस्तान ने मारा है। पाकिस्तान इन दिनों कंगाली के दौर से गुजर रहा है। वो दुनिया भर में कर्ज की भीख मांगता फिर रहा है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था डिफॉल्ट होने की कगार पर है और यही वजह है कि देश के सबसे शक्तिशाली इंसान पाकिस्तानी आर्मी के चीफ कमर जावेद बाजवा को अमेरिका के आगे झोली फैलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी बातचीत के 48 घंटे बाद ही जवाहिरी का खात्मा हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे अमेरिकी ऑपरेशन में पाकिस्तान ने बड़ी भूमिका निभाई है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी हमलावर ड्रोन विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से होकर गया था। हालांकि पाकिस्तान ने इसका खंडन किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जहां से अमेरिकी ड्रोन गुजर सकता है। ईरान से अमेरिका की दुश्मनी और मध्य एशिया से रूस के साथ तनाव है। ऐसे में केवल पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जो अमेरिकी किलर ड्रोन को रास्ता दे सकता है। ये तर्क इसलिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ते इन दिनों बहुत खराब दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान ने तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए उस समय खुलकर समर्थन दिया था और उसके आतंकवादियों को अपने यहाँ शरण दी थी। अब तालिबान ने टीटीपी के साथ गठजोड़ कर लिया है और उन्हें शरण दिया है, जो पाकिस्तान सेना पर खूनी हमले करते रहे हैं। वहीं तालिबान अब भारत के साथ भी नजदीकी संबंध बढ़ा रहा है। इन सभी से पाकिस्तान लाजमी है कि वो खुश नहीं होगा। दक्षिण एशियाई मामलों में विशेषज्ञ कहते हैं कि जब अमेरिका ने लादेन को अबोटाबाद में घुसकर मारा था तब पाकिस्तान के साथ इसके रिश्ते रसातल में चले गए थे। लेकिन अब जवाहिरी की मौत जो संभवतः पाकिस्तान की मदद से हुई है, वो आने वाले सालों में पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन दोस्त, पाकिस्तान के इस धोखे से तालिबान समर्थक इस वक्त बहुत भड़के हुए हैं और वो मानते हैं कि यह हमला अमेरिका ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने किया था। वो पाकिस्तान को सबक ऐतिहासिक सिखाने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान को कश्मीरी आतंकियों को पालने की वजह से ग्रे लिस्ट में डाला गया था। पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी हमले करा रहा है और वो अगर अमेरिका की मदद से ग्रे लिस्ट से निकलना चाहता है तो भारत के लिए करारा झटका साबित हो सकता है। यही नहीं, अगर तालिबान इस पूरे मामले पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता है तो उसे अफगानिस्तान का जब्त किया हुआ पैसा अमेरिका को दे सकता है। जवाहिरी तालिबान गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी की सुरक्षा में छिपा हुआ था, जो पाकिस्तान का पालतू है। ISI ने हक्कानी नेटवर्क को खड़ा किया था। बताया जा रहा है कि इस हमले में हक्कानी के बेटे और रिश्तेदार की भी मौत हो गई है। अब हक्कानी के रिएक्शन पर दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये बातें सच हुई, यानी कि अगर इस आतंकवादी को ढेर करने में पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की है, तो इस दोस्ती का खामियाजा कहीं ना कहीं भारत को भुगतना जरूर पड़ सकता है। यानी कि देखा जाए तो पाकिस्तान को आतंकियों का पनाह देने के आरोप के साथ ग्रे लिस्ट में डाला गया था। पाकिस्तान भारत में लगातार आतंकी हमले कराता रहा है। अमेरिका की मदद से पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से बाहर आना भारत के लिए झटका साबित हो सकता है। साथ ही अगर पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होते हैं तो ये भी तय है कि वो अमेरिका और भारत के रिश्ते में दरार डालने का जरूर कोशिश करेगा। इसीलिए ये वक्त भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल पाकिस्तान और अमेरिका का रिश्ता कब तक टिकता है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये तो थी खबरें अब तक की आज की कुछ खास खबरें, लेकिन इन खबरों के अलावा इस वक्त देश सांप्रदायिक आग में जल रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम की सबसे बड़ी जंग छिड़ चुकी है, जिसका अंत तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। रोज अजीबोगरीब मामले देखने को मिल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक स्कूल में प्रार्थना के दौरान छात्रों को कलमा पढ़ाने का मामला सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभिभावकों और हिंदू संगठनों ने प्रार्थना के दौरान कलमा पढ़ाए जाने का विरोध जताया है। इस मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने प्रार्थना में कलमा नहीं पढ़ाए जाने की बात कही है और राष्ट्रगान करवाना शुरू करवा दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि कई मुस्लिम नेता, इस्लामिक संगठन और उलेमा तो राष्ट्रगान को भी
इस्लाम विरोधी बताते हैं, उनका क्या करेंगे आप? जी हां, अगर आपको हैरानी हो रही है तो भी बता दें कि ये सच है। इसी देश में कई मुस्लिम संगठन राष्ट्रगान को इस्लाम के खिलाफ बताते हैं। दरअसल इस्लाम में एक ऐसा वर्ग है जो अल्लाह के सिवा किसी और को भगवान नहीं मानता। इसीलिए इसी सोच की वजह से ये भारत ऐसा हो गया है जहां पश्चिम बंगाल के एक स्कूल में शिक्षिका को मजहबी लोगों की एक भीड़ द्वारा निर्वस्त्र कर घुमा दिया जाता है, क्योंकि उस शिक्षिका ने एक मुस्लिम छात्रा को स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर डांट दिया था। जहां मुस्लिम बहुल इलाकों में सरकारी स्कूलों की छुट्टी रविवार की जगह शुक्रवार यानी जुमा को कराई जाती है, जहां सिर तन से जुदा है का नारा लगाकर लोगों को गला रेत दिया जाता है, जहां ऐसे सैकड़ों हजारों मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सियासी दल अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस पर एक शब्द बोलने से भी कतराते हैं। लेकिन देखा जाए तो अब वक्त आ गया है कि अब ना बोलने तो बोलने लायक भी शायद आप बचें। इसीलिए जरूरी है कि सरकार इस ओर ध्यान दे, वरना देर हो जाएगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे यानी पवन शर्मा को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। साथ में ये जरूर सोचिए कि हमारा देश इस समय किस तरफ जा रहा है। क्या हिंदू मुस्लिम का इस तरह का झगड़ा बढ़ना चाहिए या खत्म होना चाहिए? क्योंकि हमारा देश एक था, हमारे देश का एक कानून होनी चाहिए, एक सोच होना चाहिए, एक राष्ट्रगान होना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके